Hello everyone, I am Vinod Singh. Welcome to the current exam. इस क्लास में हम लोग अगस्त महीने 2024 के जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सारी स्कीम्स हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आगे आने वाले PCS, RO, ARO और SSC के एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द निर्भया फंड और करेक्ट। तो जो निर्भया फंड है इसका संचालन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, इसका संचालन कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स करता है। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है वो करता है इसका संचालन या एडमिनिस्ट्रेशन किसके द्वारा किया जाता है? इकोनॉमिक अफेयर्स द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये पहला तो गलत हो गया। तो निर्भया वाला संचालन कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंतर्गत आती है। इस फंड का उपयोग मुख्य रूप से महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से परियोजनाओं के लिए किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही बात लिखी है। यह फंड एक लैप्सेबल फंड है, ये भी बिल्कुल गलत है। ये नॉन लैप्सेबल फंड है। ठीक है, तो ये नॉन लैप्सेबल है। नॉन लैप्सेबल का मतलब क्या होता है बताओ? नॉन लैप्सेबल मीन्स जो साल के अंत में, जैसे कोई मतलब मान लो 100 रुपये है, इस फंड में रिलीज हुआ, 100 रुपये रिलीज हुआ। ठीक है, बट हमने एक साल में इसका 80 रुपये ही खर्च कर पाए, तो ये जो 20 बचेगा ना, ये लैप्स नहीं होगा, मतलब ये ख़त्म नहीं होगा, ये अगले साल में ऐड हो जाएगा। तो नेक्स्ट ईयर 120 रुपये आपको मिलेगा खर्च करने के लिए। तो ये नॉन लैप्सेबल का मतलब है, तो ये भी गलत है। तो केवल स्टेटमेंट नंबर 2 सही है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर D करेक्ट आंसर होगा, है ना। अच्छा, एक बात और याद रखना, जो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, ये जो मिनिस्ट्री है ना, ये क्या काम करती है? ये सिर्फ मतलब रिकमेंडेशन करती है प्रपोजल्स का कि कितना पैसा ये आपको स्पेंड करना है अंडर निर्भया स्कीम। ठीक है, तो निर्भया फंड के लिए कितना पैसा चाहिए, तो उसके लिए रिकमेंडेशंस वगैरह सब कौन सा करता है? वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन के लिए याद रखना है। चलो नेक्स्ट, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अमृत योजना के बारे में कुछ चीज़ें हैं जो जानना जरूरी है। ठीक है, तो इट वॉज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट इन 2015। इसे सरकार द्वारा 2015 में लॉन्च किया गया था, जिसका 2.0 संस्करण 2021 में लॉन्च किया गया। ये क्या सही है या गलत? तो ये बिल्कुल गलत है। चलो नहीं, चलो देखते हैं इसके बारे में क्या है। तो सरकार द्वारा, ये सही स्टेटमेंट है, गलत नहीं था, आई एम सॉरी। तो सरकार द्वारा 2015 में अमृत योजना शुरू की गई थी, जिसका 2.0 संस्करण 2021 में लॉन्च किया गया। तो कथन पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो ये करेक्ट हो गया। मिशन को 1 लाख से अधिक आबादी वाले 100 शहरों और कस्बों को कवर करने के लिए तैयार किया गया था। तो इसका क्या है? यह मिशन 1 लाख से अधिक आबादी वाले 500 शहरों और कस्बों को अधिसूचित नगर पालिकाओं के साथ कवर करने के लिए तैयार किया गया था। ठीक है, तो ये 100 नहीं, जबकि ये 500 शहरों थे। ठीक है, 500 शहरों के लिए किया गया था। चलो, अमृत मिशन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि हर घर में पानी की सुनिश्चित आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन के साथ एक नल तक पहुंचे। तो ये भी सही ऑप्शन है। ठीक है, तो कितने स्टेटमेंट? 2 स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन नंबर B करेक्ट आंसर होगा इसका। देखो क्या क्या उद्देश्य है अमृत मिशन का? यह सुनिश्चित करना कि हर घर में पानी की सुनिश्चित आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन के साथ एक नल तक पहुँच हो, हरियाली और पार्क जैसे अच्छी तरह से बनाए रखा खुले स्थानों को विकसित करके शहरों का मूल्य बढ़ाना, सार्वजनिक परिवहन पर स्विच करके या गैर मोटर चालित परिवहन के लिए सुविधाओं का निर्माण करके प्रदूषण को कम करना। तो ये इसके उद्देश्य थे। ठीक है, तो ये 2 स्टेटमेंट सही हैं अमृत योजना के लिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ग्राम रक्षा गार्ड VDG, विलेज डिफेंस गार्ड VDG स्कीम, ठीक है, योजना की मुख्य विशेषता नहीं है? मुख्य विशेषता नहीं है। ठीक है, तो VDG का गठन पहचाने गए कमजोर गांव में किया गया था। तो ये बिल्कुल सही है।
वीडीजी सदस्यों को हथियार और गोला बारूद प्रदान करता है। क्या ये सही है? ये भी बिल्कुल सही है। तो नॉट पूछा है ना, मतलब तो ये स्कीम के अंतर्गत कौन नहीं आता, तो ये आप ध्यान रखना। यह योजना भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। ये बिल्कुल गलत बात है, सभी राज्यों में नहीं लागू है। वीडीजी का नेतृत्व एक सेवानिवृत्त अधिकारी करता है, ये सत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा इसका, क्योंकि ये गलत स्टेटमेंट है। तो चलो कुछ पढ़ लो, क्या न्यूज में क्या चल रहा था। जम्मू क्षेत्र में बढ़ती आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए ग्राम रक्षा गार्ड को अत्याधुनिक हथियार मुहैया कराए जाएंगे। नागरिकों को हथियार मुहैया कराने के लिए ग्राम रक्षा समिति योजना पहली बार 1995 में जम्मू क्षेत्र के 10 जिलों में शुरू की गई थी, जब आतंकवादियों ने हिंदू समुदाय के सदस्यों को निशाना बनाया और उनकी हत्या कर दी थी। तो पहली बार कब हुआ था? 1995 में 10 गांवों को जम्मू क्षेत्र के जो थे उनको हथियार प्रदान किए गए थे। 20 साल से अधिक के अंतराल के बाद 2022 से इस क्षेत्र में बीडीजी या ग्राम रक्षा समितियों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। बीडीजी का नेतृत्व सेना सीपीएमएफ जम्मू कश्मीर पुलिस के सेवानिवृत्त अधिकारी करते हैं। यह योजना आमतौर पर भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक राष्ट्रव्यापी योजना होने के बजाय विशिष्ट क्षेत्रों, विशेष रूप से पहचाने गए कमजोर गांव में संचालित होती है। मतलब सभी में नहीं होती, जो कि ये तीसरा स्टेटमेंट है, बल्कि जो विशिष्ट रूप से कमजोर गांव है या जहाँ पे समस्याएं ज़्यादा हैं वहाँ पे ये योजना लागू की जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। लड़की बहन योजना रिसेंटली सीन इन द न्यूज वॉज अनाउंस्ड बाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो हाल ही में खबरों में रही लड़की बहन योजना की घोषणा निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा की गई थी? तो ये महाराष्ट्र राज्य द्वारा की गई थी। ठीक है, और क्या सीन था? बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में कहा कि महाराष्ट्र सरकार की लड़की बहन योजना महिलाओं के लिए लाभकारी योजना है, इसे भेदभावपूर्ण नहीं कहा जा सकता। राज्य बजट में घोषित मुख्यमंत्री मांझी लड़की बहन योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की आयु के पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1500 रुपये हस्तांतरित किए जाने हैं, जिनकी पारिवारिक आय 2.5 लाख से कम होगी। तो 2.5 लाख से कम जिनकी आय होगी उनके खाते में, और जो 21 से 65 वर्ष की आयु के बीच होंगे, 1500 रुपये हस्तांतरित किए जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग प्रोजेक्ट परी। तो प्रोजेक्ट परी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इसका उद्देश्य बाल लिंग अनुपात में गिरावट और बालिका शिक्षा को सक्षम बनाने के मुद्दों से संबोधित करना, बिल्कुल गलत। इसका उद्देश्य सार्वजनिक कला को सामने लाना है, जो हजारों साल की कलात्मक विरासत से प्रेरणा लेती है। तो ये सत्य है। यह केरल भूस्खलन के लिए भारतीय सेना का व्यापक मानवीय सहायता और आपदा रहित अभियान है, ये भी गलत है ना। यह सशस्त्र बलों में सभी लड़ाकू भूमिकाओं में महिला अधिकारियों को शामिल करने के लिए प्रायोगिक योजना है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, सार्वजनिक कला को सामने लाना था। इसमें रोड वगैरह में जो पिलर होते हैं, आप ब्रिज होते हैं, उनके ब्रिज पर जो कलात्मक चित्र बने होते हैं ना, इसी प्रोजेक्ट परी के अंतर्गत वो किए जाएंगे। तो देखो क्या है प्रोजेक्ट परी योजना। तो हाल ही में विश्व धरोहर समिति की बैठक, यूनेस्को की समिति की बैठक हुई थी, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज समिति 46वें सत्र के अवसर पर परियोजना परी की शुरुआत की गई। परियोजना परी भारत की सार्वजनिक कला को सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था, तो ये भी आपको याद रखना है। इसका प्रबंधन ललित कला अकादमी और राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी द्वारा किया जाता है। कला के रूप में इसमें पारंपरिक और समकालीन कला जैसे फड़ पेंटिंग, थांका पेंटिंग, वारली कला, गोंड कला, अल्पना कला, चेरियल पेंटिंग, तंजौर पेंटिंग, कलमकारी, पिथौरा कला और केरल भित्ति चित्र शामिल हैं। इसका उद्देश्य क्या है? भारत की सांस्कृतिक विरासत को समकालीन विषयों के साथ मिलाकर सार्वजनिक कला परिदृश्य का जश्न मनाना और उसे बढ़ाना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रधानमंत्री जीवन योजना रिसेंटली सीन न्यूज क्या बढ़ावा, किस चीज़ को बढ़ावा देती है? तो हाल ही में खबरों में रही प्रधानमंत्री जीवन वन योजना मुख्य रूप से निम्नलिखित को बढ़ावा देती है: स्वस्थ खान पान की आदतें, वृद्ध लोगों की देखभाल, उन्नत जैव ईंधन। तो ये उन्नत जैव ईंधन करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। तो देखो न्यूज़ में अभी हाल ही में क्या चल रहा था, जैव ईंधन के क्षेत्र में नवीनतम विकास के साथ तालमेल बनाए रखने और अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में संशोधित प्रधानमंत्री जीवन योजना को मंजूरी दी है।
तो देखो, संशोधित योजना के तहत योजना के क्रियान्वयन की समय सीमा को 5 वर्ष यानी 2028-29 तक बढ़ा दिया गया है, ये आपको याद रखना है। और इसके दायरे में लिग्नोसेल्यूलोसिक फीड स्टॉक यानी कृषि और वानिकी अवशेष, औद्योगिक अपशिष्ट, संश्लेषण गैस, शैवाल आदि से उत्पादित उन्नत जैव ईंधन शामिल हैं। बोल्ट ऑन प्लांट और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट भी अब अपने अनुभव का लाभ उठाने और अपनी व्यवहार्यता में सुधार करने के लिए पात्र होंगे। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनके कृषि अवशेषों के लिए लाभकारी आय प्रदान करना, पर्यावरण प्रदूषण को दूर करना, स्थानीय रोजगार के अवसर प्रदान करना और भारत की ऊर्जा सुरक्षा और आत्मनिर्भरता की योगदान देना। तो इन सब चीज़ों के लिए ये प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री जीवन योजना लागू की गई, ठीक है, उन्नत जैव ईंधन के। नेक्स्ट, हाल ही में खबरों में रहा स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम CPP निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 7, वायु प्रदूषण से निपटने के लिए, बिल्कुल नहीं। नवीकरणीय ऊर्जा और संक्रमण की योजना, बिल्कुल नहीं। बागवानी क्षेत्र में सुधार की योजना, ऑप्शन नंबर C यही करेक्ट आंसर है। तो CPP को उच्च गुणवत्ता वाली वायरस मुक्त रोपण सामग्री तक पहुंच प्रदान करके बागवानी में महत्वपूर्ण मुद्दों को संबोधित करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह कार्यक्रम किसानों से लेकर उपभोक्ताओं तक विभिन्न हितधारकों को कई लाभ प्रदान करने और वैश्विक फल बाजार में भारत की स्थिति को मजबूत करने के लिए तैयार है, ठीक है। तो ये किसानों के लिए है, बागवानी क्षेत्र में सुधार के लिए स्वच्छ संयंत्र कार्यक्रम CPP लागू किया गया, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 8, with reference to the National Institutional Ranking Framework NIRF, which of the following statements are correct? तो NIRF की जो रैंकिंग होती है उसके रिगार्डिंग कौन कौन से कथन सत्य हैं। तो इसे भारत में उच्च शिक्षा के संस्थानों को रैंक करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। तो क्या ये सत्य है, बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 का तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। संस्थानों को 5 व्यापक श्रेणियों के अनुसार रैंक किया जाता है, जिनमें से प्रत्येक का भार समान होता है, ये गलत है। इसमें जो वेटेज है ना, ये अलग होता है। मैं अभी आपको दिखाता हूँ, देखो। चलो, तो ये देखो, राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF के बारे में चीज़ें पढ़ लो। भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों को रैंक करने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2015 में NIRF को लॉन्च किया गया था। जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है ना, उनको रैंक करने के लिए NIRF की रैंकिंग होती है, जो 2015 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। तो NIRF में 5 व्यापक श्रेणियों के मापदंडों की पहचान की गई। शिक्षण, सीखना और संसाधन, इसमें वेटेज कितना है, 0.3, ठीक है। अनुसंधान और व्यावसायिक अभ्यास 0.3 इसमें भी है। स्नातक परिणाम 0.2, आउटरीच और समावेशिता 0.1, धारणा 0.1। इन 5 मापदंडों में से प्रत्येक में से 2 से 5 उप पैरामीटर हैं और शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग के लिए कुल 18 मापदंडों का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक पैरामीटर और उप पैरामीटर को आवंटित वेटेज के आधार पर समग्र स्कोर की गणना की जाती है। तो मतलब वेटेज इनका सेम नहीं है, इस वजह से ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है, आगे फर्स्ट सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा इसका, ओके। चलो, नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू द प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन PMAYU 2.0 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यह योजना मध्यम वर्ग के साथ साथ गरीब शहरी परिवारों को उचित मूल्य वाले शहरी घरों के निर्माण, खरीद या किराए पर लेने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। तो ये भी सही बात है, ठीक है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग परिवारों के लिए पात्र आय मानदंड 6 से 9 लाख रुपए है। तो ये गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। देखो, तो देखो, कथन एक सही है। इसका उद्देश्य 1 करोड़ घरों का निर्माण करना है, साथ ही आबादी के विभिन्न वर्गों के बीच समानता पर भी ध्यान केंद्रित करना है। यह योजना मध्यम वर्ग के साथ साथ गरीब शहरी परिवारों को भी उचित मूल्य पर शहरी घर बनाने, खरीदने या किराए पर लेने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी, ठीक है। और कथन 2 गलत है। पात्रता, इसका लाभ वे परिवार उठा सकते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS, निम्न आय वर्ग LIG और मध्यम आय वर्ग MIG से संबंधित है, जिनके पास वर्तमान में पूरे देश में कहीं भी पक्का घर नहीं है, उन्हीं को यह घर वाली सुविधा मिलेगी। तो EWS परिवार जिनकी वार्षिक आय 3 लाख तक है, और LIG मतलब निम्न आय वर्ग वाले 3 से 6 लाख के बीच हो सकती है। MIG
मध्यम आय वर्ग वाले 6 से 9 लाख के बीच हो सकती है। ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 10, विथ रेफरेंस टू द प्रधानमंत्री जीवन योजना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसे केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक तकनीकी निकाय के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है बताओ? ये गलत है। ठीक है, हाँ, तो इस देखो न्यूज़ में क्या चल रहा था, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उन्नत जैव ईंधन परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए विस्तारित प्रधानमंत्री जीवन योजना को मंजूरी दी है। और इसमें क्या था, कथन 1 के बारे में, प्रधानमंत्री जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना का उद्देश्य लिग्नोसेल्यूलोसिक बायोमास और अन्य नवीकरण फीड स्टॉक का उपयोग करके एकीकृत बायो एथेनॉल परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वाधान में एक तकनीकी निकाय उच्च प्रौद्योगिकी केंद्र इस योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी होगी। ठीक है, और स्टेटमेंट 2 में क्या है देखो, हाल ही में इसका कार्यान्वयन की अवधि 2028 से 29 तक बढ़ा दी गई। तो ये अभी हमने किया पिछले क्वेश्चन में, तो ये सही है। तो इसका कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलो आज यार ये पेंसिल सही से काम नहीं कर रही है। अच्छा चलो ठीक है चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग मिशन कर्मयोगी। मिशन कर्मयोगी के बारे में देखते हैं क्या है। इसका उद्देश्य सही दृष्टिकोण, कौशल और ज्ञान के साथ भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा बनाना है। ठीक है तो ये बिल्कुल सत्य है। तो अभी हाल ही में मिशन कर्मयोगी के तहत अमृत ज्ञान कोश पोर्टल, शिक्षण ज्ञान बैंक और संकाय विकास पोर्टल लॉन्च किए गए थे। इस वजह से इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखना जरूरी है। तो देखो मिशन कर्मयोगी के बारे में पहले पढ़ लो। मिशन कर्मयोगी, जिसे राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के रूप में भी जाना जाता है, का उद्देश्य भारतीय सिविल सेवा को एक सक्षम, कुशल और भविष्य के लिए तैयार कार्यबल में बदलना है। स्टेटमेंट 2 क्या है, कार्यक्रम ऑन साइट सीखने और पारंपरिक कक्षा प्रशिक्षण विधियों पर जोर देता है। ये बिल्कुल गलत है। कार्यक्रम पारंपरिक कक्षा प्रशिक्षण से डिजिटल प्लेटफॉर्म और उपकरणों का उपयोग करते हुए अधिक मिश्रित और ऑनलाइन शिक्षण दृष्टिकोण में बदलाव पर जोर देता है। ठीक है, मिशन कर्मयोगी का उद्देश्य सिविल सेवकों की व्यक्तिगत जरूरतों और कैरियर पथों को पूरा करते हुए व्यक्तिगत और अनुकूली सीखने के अनुभव प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना है। मतलब डिजिटल भी आप कर सकते हो, मतलब पारंपरिक कक्षा से आगे बढ़ना है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। मिशन विशेष रूप से वरिष्ठ नौकरशाहों के प्रशिक्षण और विकास पर केंद्रित है। तो ये भी गलत है। मिशन को विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में प्रवेश स्तर से लेकर वरिष्ठ पदों तक सभी सिविल सेवकों की प्रशिक्षण और विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। ठीक है, तो मतलब वरिष्ठ नहीं, प्रवेश स्तर से वरिष्ठ स्तर सभी कक्षा के सभी मतलब वर्ग के नौकरशाहों के प्रशिक्षण पर विकास पर केंद्रित है। तो ये भी गलत है। तो ओनली स्टेटमेंट नंबर 1, तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ओके गाइस। चलो क्वेश्चन नंबर 12, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेफरेंस टू द जियो पारसी स्कीम। तो ये जियो पारसी स्कीम के बारे में किसी ने सुना है? तो देखो ये इसकी 2013-14 में शुरू की गई, यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। तो ये सही है। इस योजना के 3 घटक हैं, चिकित्सा सहायता, वकालत और समुदाय स्वास्थ्य। ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, बोथ 1 एंड सी। तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने जियो पारसी योजना पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो अब जियो पारसी योजना है क्या, इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। तो 2013-14 में शुरू की गई यह एक केंद्रीय परियोजना है। इस योजना का उद्देश्य भारत में पारसी आबादी को स्थिर करने के लिए वैज्ञानिक प्रोटोकॉल और संरक्षित हस्तक्षेपों को अपनाकर पारसी आबादी की घटती प्रवृत्ति को उलटना है। मतलब पारसी आबादियों के लिए मेनली यह योजना है। इस योजना के 3 घटक हैं, चिकित्सा सहायता, वकालत और समुदाय का स्वास्थ्य। तो इस योजना के चिकित्सा घटक के तहत पारसी जोड़ों को मानक चिकित्सा प्रोटोकॉल के तहत चिकित्सा उपचार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
स्वास्थ्य घटक के तहत पारसी जोड़ों के बच्चों को देखभाल और बुजुर्गों की सहायता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। और वकालत घटक के तहत पारसी आबादी के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए वकालत कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तो ये जियो पारसी योजना है 2013-14 में शुरू की गई थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, मतलब जो केंद्र की तरफ से स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है उनके बारे में कथन देखने हैं, कौन से सही हैं। तो CSS ऐसी योजना है जहां केंद्र सरकार पूर्ण वित्त पोषण प्रदान करती है और राज्य सरकारें केवल कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार होती हैं। बिल्कुल गलत बात है ना। तो इसमें देखो राज्य और केंद्र सरकार दोनों सहभाग करते हैं, ठीक है, राज्य प्लस केंद्र, तो दोनों इसमें भाग लेते हैं। उनका रेशियो अलग होता है। देखो तो इधर सेंटर हो गया एंड इधर स्टेट हो गया, तो इनका रेशियो आप देख लो कैसे कैसे होता है। या तो 50-50 होगा, ठीक है, या तो 50-50 होगा, या तो कितना 70-30 होगा, या 75-25 होगा, या तो 90-10 होगा। ऐसे रेशियो हो सकता है, बट पूरी टोटल 100% सेंटर को नहीं मिल सकता ये, ठीक है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में। चलो नेक्स्ट, बैजल समिति को 1987 की रिपोर्ट CSS की परिभाषा प्रदान करती है। तो ये सत्य है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, ठीक है। तो बैजल समिति के बारे में, बैजल समिति ने इसकी रिपोर्ट प्रदान की थी 1987 में। तो 13 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सेकेंड, ओनली 2, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने हाल ही में कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति की घोषणा की है। तो जो पीरियड्स आते हैं महिलाओं को, उसके लिए अवकाश की घोषणा किस राज्य ने की है, तो उड़ीसा राज्य ने की है, ठीक है। तो उड़ीसा ने कामकाजी महिलाओं के लिए 1 दिवसीय मासिक धर्म अवकाश नीति की घोषणा की है, और ऐसा करने वाला वह बिहार और केरल के बाद तीसरा राज्य बन गया। तो मतलब पहले बिहार और केरल ने पहला ऐसे कर चुके हैं। और कितना, 1 दिन का अवकाश होगा, ओके। चलो, तो परंपरागत रूप से मासिक धर्म को वकलंक और चुप्पी में लपेटा गया है। कई महिलाओं को अपने मासिक धर्म के दौरान असुविधा और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भारत में स्वास्थ्य मुख्य रूप से राज्यों द्वारा शासित है, और वर्तमान में देश भर में भुगतान किए गए मासिक धर्म अवकाश को अनिवार्य करने के लिए कोई केंद्रीय कानून नहीं है, मतलब कोई सेंट्रल में कोई कानून नहीं है। बट ये देखो कौन सा हो गया, बिहार, केरल और अभी उड़ीसा भी आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राइज एक्सीलेटर कार्यक्रम मुख्य रूप से निम्नलिखित पर लक्षित है। तो राइज एक्सीलेटर कार्यक्रम के बारे में बताओ। बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां, सरकारी एजेंसियां, स्टार्टअप एंड MSME, यही सही आंसर है, ठीक है। देखो तो राइज एक्सीलेटर कार्यक्रम 2023 में शुरू किया गया था। इसे विशेष रूप से भारत या ऑस्ट्रेलिया में स्थित व्यवसायों को दूसरे देश में अपने परिचालन का विस्तार करने में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया था। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से स्टार्टअप और MSME को उनके अंतर्राष्ट्रीयकरण प्रयासों में सहायता करता है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 16, विथ रेफरेंस टू द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो क्लीन गंगा के तहत कौन कौन से कथन सत्य हैं। सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत 2011 में एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया था इसे। तो ये क्या ये सही है, आप बताओ, कमेंट करके बताओ। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसमें 2 स्तरीय प्रबंधन संरचना जिसमें गवर्निंग काउंसिल और कार्यकारी समिति शामिल है, तो ये भी सत्य है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, बोथ 1 और 2, ठीक है। तो ये देखो इस मिशन के बारे में कुछ जानकारी कर लेते हैं अब, ठीक है। तो NMG को वर्ष 2011 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन को, ठीक है। यह राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य करता था, जिसका गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत किया गया था। राष्ट्रीय गंगा नदी पुनरुद्धार संरक्षण और प्रबंधन परिषद के गठन के परिणाम स्वरूप वर्ष 2016 में NGRBA को भंग कर दिया गया था। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन 2 स्तरीय प्रबंधन संरचना है जिसमें शासी परिषद और कार्यकारी समिति शामिल है। दोनों की अध्यक्षता NMCG के महानिदेशक करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर संरचना के सम्मान राज्य कार्यक्रम प्रबंधन समूह राज्य गंगा समितियों की कार्यान्वयन शाखा के रूप में कार्य करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स ONDC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसे 2022 में वाणिज्य मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य MSME को डिजिटल कॉमर्स में आगे बढ़ाने और ई-कॉमर्स को लोकतंत्रीकरण करने के लिए समान अवसर प्रदान करना है। तो देखो, अब इसके बारे में देखो क्या है। इसे 2022 में वाणिज्य मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य MSME को डिजिटल वाणिज्य में आगे बढ़ाने और ई-कॉमर्स को लोकतंत्रीकरण करने के लिए समान अवसर प्रदान करना है। यह डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के सभी पहलुओं के लिए खुले नेटवर्क को बढ़ावा देता है। वर्तमान में पेटीएम, मीशो, मैजिक पिन, माई स्टोर, क्रॉफ्ट सविता और स्पाइस मनी जैसे भागीदार हैं जो ऑनलाइन स्टोर फ्रंट के रूप में कार्य करते हैं, जिससे उपयोगकर्ता ONDC प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध किसी व्यवसाय से भोजन या कोई अन्य उत्पाद ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, तो बोथ 1 और 2 दोनों करेक्ट स्टेटमेंट होंगे। ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 18, विथ रेफरेंस टू द उड़ान उड़े देश का आम नागरिक इनिशिएटिव कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो यह भारत में बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की पहल है। क्या ये सही है? बताओ। तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, मणिपुर को दिल्ली से जोड़ने वाली पहली उड़ान का उद्घाटन 2017 में किया गया था। ये गलत है। देखो, तो पहला कथन क्या है? क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान उड़े देश का आम नागरिक भारत में बुनियादी ढांचे और संपर्क को बेहतर बनाने की एक पहल है, खासकर दूर दराज और वंचित क्षेत्रों में। यह भारत की राष्ट्रीय नागरिक विमान नीति 2016 का एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसे नागरिक विमानन मंत्रालय ने 2016 में 10 साल के विजन के साथ लॉन्च किया था। कथन 2 सही नहीं है, क्योंकि इसका उड़ान 2017 में किया गया था, जो शिमला को दिल्ली से जोड़ता है। ठीक है, तो ये गलत है। मणिपुर को नहीं, शिमला को। शिमला को दिल्ली से जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? 18 का ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर 1 सही है बस। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द SLCR प्रोजेक्ट। द SLCR प्रोजेक्ट परियोजना में वरुणा नदी बेसिन के भीतर जल गतिशीलता को विश्लेषण करने के लिए एक निर्णय समर्थन प्रणाली DSS शामिल है। तो देखो, भारत और डेनमार्क की सरकारों के बीच ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ने वरुणा नदी के कायाकल्प के उद्देश्य से वाराणसी में SLCR की स्थापना सुविधा प्रदान की है। कथन 1 क्या कहता है? SLCR परियोजना में वरुणा नदी बेसिन के भीतर जल गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए एक निर्णय समर्थन प्रणाली शामिल है। तो ये सत्य है। ठीक है, सेकंड क्या है? वरुणा गंगा की एक छोटी सहायक नदी है, जो प्रयागराज के फूलपुर के पास से निकलती है और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में गंगा में मिल जाती है। ठीक है, चलो, तो ये भी सत्य है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभद्रा स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज इज लॉन्च्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। सुभद्रा स्कीम के बारे में बताओ। तो ये उड़ीसा में लॉन्च हुई थी। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने सुभद्रा योजना के क्रियान्वयन की घोषणा की। इस योजना के तहत 21 से 60 वर्ष की आयु की 1 करोड़ गरीब महिलाओं को 5 वर्षों में 50,000 रुपये दिए जाएंगे। ठीक है, तो अभी एक ऐसी ही महाराष्ट्र में चली गई थी योजना, जिसमें 1500 रुपये देना था 21 से 60 वर्ष की महिलाओं को। ठीक है, तो इसमें भी ऐसा ही कुछ सीन है। राखी पूर्णिमा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च पर 5,000 रुपये की 2 किस्तों में कुल 10,000 रुपये प्रतिवर्ष का भुगतान किया जाएगा। ठीक है, तो हर साल 10,000 रुपये दिए जाएंगे। एक 5,000 राखी पूर्णिमा के दिन, दूसरा 5,000 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन 8 मार्च को। ऐसे 5 साल तक दिया जाएगा, तो 50,000 5 साल में प्रत्येक महिला को मिलेगा। ठीक है, कितनी महिलाओं के लिए ये घोषणा? कितनी महिलाओं के लिए है? 1 करोड़ महिलाओं के लिए। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 21, PM वानी स्कीम रिसेंटली सीन इन द न्यूज एम्स टू हाल ही में खबरों में आई PM वाणी योजना का उद्देश्य क्या है? एकीकृत बायो एथेनॉल परियोजनाओं का वित्तीय सहायता प्रदान करना। क्या ये सत्य है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ाना, ये सही है। ठीक है, देखो, तो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई ने PM वाणी योजना के लिए विनियामक ढांचे पर दूरसंचार टैरिफ
आदेश 2024 का मसौदा जारी किया है। तो इस वजह से ये इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए पीएम वानी स्कीम को लॉन्च किया गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट। चलो पीएम वानी स्कीम के बारे में कुछ जान लो फिर। प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस, ये पीएम वानी का फुल फॉर्म है, ये भी पूछा जा सकता है। प्रधानमंत्री वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस को दूरसंचार विभाग द्वारा 2020 में लॉन्च किया गया था। कब लॉन्च हुई थी? 2020 में लॉन्च हुआ था। ओके, इस योजना का उद्देश्य देश में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत डिजिटल संचार बुनियादी ढांचा बनाने के लिए सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट के प्रसार को बढ़ावा देना है। सरकार का लक्ष्य छोटे और सूक्ष्म उद्यमियों के लिए रोजगार बढ़ाना और वंचित शहरी गरीबों और ग्रामीण परिवारों को कम लागत वाला इंटरनेट उपलब्ध कराना है। यह योजना स्थानीय दुकानों और प्रतिष्ठानों को अंतिम मील इंटरनेट डिलीवरी के लिए वाईफाई प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती या पंजीकरण शुल्क नहीं लिया जाता। ठीक है, तो ये पीएम वानी योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द लखपति दीदी योजना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसका उद्देश्य ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में महिलाओं की कौशल विकास के अवसर पर वित्तीय सहायता प्रदान करना, उनका उत्थान करना है। तो क्या ये सत्य है? आप इसके बारे में बताओ फिर। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ये केवल ग्रामीण महिलाओं के लिए है, तो ओनली फॉर ग्रामीण महिलाओं के लिए। ठीक है, शहरी के लिए नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? इसे ग्रामीण विकास मंत्रालय और आवास और शहरी मंत्रालयों के मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से कार्यान्वित किया था। तो ये भी गलत है। इसे सिर्फ ग्रामीण विकास मंत्रालय से किया था, न कि आवास और शहरी मंत्रालय से। ठीक है, और ये किस योजना के अंतर्गत काम करती है? तो अंदर दीनदयाल अंत्योदय, आपने सुना होगा दीनदयाल अंत्योदय योजना, है ना। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना के तहत ये कार्यान्वयन होता है इसका। और इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल रूरल ये आपको याद रखना है। ठीक है, लिवलीहुड मिशन। ठीक है, ये इसका पूरा नाम है इसका। ओके, तो DAYNRLM आपने इसको पढ़ा होगा, शायद मैंने पहले भी करा रखा है इसको। ठीक है, तो ये होगा इसमें। तो क्या इसका आंसर क्या होगा? ना तो पहला सही है ना दूसरा। हाल ही में प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के जलगांव में लखपति दीदी सम्मेलन में भाग लिया था, इस वजह से ये चर्चा में बनी हुई है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग नेशनल क्वांटम मिशन। NQM के बारे में क्या है देखते हैं। मिशन का उद्देश्य 2000 किलोमीटर तक फैला क्वांटम संचार नेटवर्क स्थापित करना है, जिसमें 1000 किलोमीटर से अधिक अंतर शहर क्वांटम कुंजी वितरण शामिल है। तो ये सत्य है। ठीक है, ये सही है। मिशन 2023 से 2031 तक चलने वाला है, तो ये भी सत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 और 2 करेक्ट आंसर होंगे इसके। तो इसके बारे में चलो देख लेते हैं। चलो छोड़ो इसको। ठीक है, तो ये करेक्ट हो गया। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 24, विथ रेफरेंस टू द प्रधानमंत्री जन धन योजना PMJDY कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यह सरकार द्वारा 2014 में शुरू की गई एक वित्तीय समावेशन पहल है। तो आपको ये तो पता होगा, ये सही 2014 में ही लॉन्च की गई थी। PMJDY खातों में 500 रुपये का न्यूनतम शेष बनाए रखना आवश्यक है। बिल्कुल नहीं, जीरो बैलेंस में खाता चलता था, तो कोई ज़रूरी नहीं है बैलेंस मेंटेन करना। तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स रिसेंटली रेज्ड द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स फ्रॉम 18 to 21 ईयर्स। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने हाल ही में लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी है? तो ये बताओ 21 वर्ष किसने कर दी है? तो हिमाचल प्रदेश में ये ऐसा हुआ है अभी। तो लैंगिक समानता और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य विधानसभा ने हाल ही में बाल विवाह निषेध विधेयक 2024 पारित किया है। तो बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 को बाल विवाह को रोकने और संबंधित मामलों को संबोधित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। तो 2006 में आया था जो पहला बाल विवाह अधिनियम था। तो इन्होंने अभी हिमाचल प्रदेश में 2024 में भी एक विधेयक पारित कर दिया गया है। इसने लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 से बढ़ाकर 21 कर दी है। इसका उद्देश्य लैंगिक समानता प्रदान करना और लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा और व्यक्तिगत विकास के अवसर प्रदान करना है। देखो, जब एज बढ़ेगी तो उनको टाइम मिलेगा, उस टाइम में वो लोग पढ़ाई कर सकती हैं, क्योंकि अभी तुरंत शादी कर दी जाती थी, इस वजह से ये किया गया।
हिमाचल प्रदेश लड़कियों का विवाह आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष करने वाला कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य होने का गौरव प्राप्त करेगा। तो ये पहला राज्य है जिसने 18 से 21 वर्ष कर दी है। ठीक है, चलो, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने एक नई सोशल मीडिया नीति बनाई है जिसमें प्रभावशाली लोगों को पुरस्कार भुगतान के साथ अपनी पहल, योजनाओं और उपलब्धियों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित किया गया है? तो इसका आंसर बताओ। तो ये उत्तर प्रदेश में हुआ है। तो उत्तर प्रदेश सरकार एक नई सोशल मीडिया नीति, उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति 2024 लेकर आई है, जिसमें सरकार की पहल, योजनाओं और उपलब्धियों को बढ़ावा देने वाले प्रभावशाली लोगों को 8 लाख रुपए प्रति माह तक की पेशकश की गई है। मतलब देखो, जो सोशल मीडिया के सेंसेशनल लोग हैं, जिनको आप क्या कहते थे, इन्फ्लुएंसर कहते हो, अगर वो लोग सरकार की नीति योजनाओं को प्रमोट करेंगे तो उनको 8 लाख प्रति महीने की इनकम दी जा सकती है। आप समझ रहे हो? इस युग में सोशल मीडिया की बढ़ती पहुंच के साथ इस कदम का उद्देश्य रोजगार पैदा करना और सोशल मीडिया पर अफवाहों के प्रसार को रोकना है। नीति के तहत सरकार को यह भी अधिकार दिया गया कि यदि कोई ऐसी भुगतान सामग्री में कोई राष्ट्र विरोधी, समाज विरोधी या अपमानजनक संदर्भ दिखाया जाता है तो वह कानूनी कार्रवाई कर सकती है। हालांकि इस पहल की विभिन्न तिमाहियों से तीखी आलोचना हो रही है और विपक्षी दलों का आरोप है कि यह धन बल का उपयोग करके आलोचना को चुप कराने का प्रयास है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में ऐसे कुछ सीन चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 27, विथ रेफरेंस टू द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कृषि अवसंरचना कोष कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो AIF फसल कटाई के बाद के प्रबंधन और संरचना के लिए ऋण पर 3% प्रतिवर्ष की ब्याज सहायता प्रदान करता है। तो ये सत्य है। ठीक है, सेकंड क्या है, AIF के तहत ऋण सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के तहत 2 करोड़ तक की राशि के लिए क्रेडिट गारंटी द्वारा कवर किए जाते हैं। तो ये क्या है, ये भी सत्य है। ठीक है, और स्टेटमेंट थी AIF का कुल कोष 1 लाख करोड़ है जिसे केंद्र सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दिया जाता है। तो ये बताओ, तो ये गलत है, ये रॉन्ग है कि इसमें सत्य क्या है सॉरी, चलो इसमें सत्य क्या है, ये एज ए लोन प्रोवाइड किया जाता है। कौन प्रोवाइड करता है इसको? जैसे बैंक हो गए या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, FIs हो गए, तो ये प्रोवाइड करते हैं एज ए लोन, मतलब ऋण के रूप में देते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 27 का फर्स्ट 1 और 2 ओनली करेक्ट है। ठीक है, चलो 28, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द रीसेट प्रोग्राम। तो रीसेट कार्यक्रम विशेष रूप से 20 से 50 वर्ष की आयु के सेवानिवृत्त खिलाड़ियों के लिए बनाया गया है जिन्होंने केवल अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया है या पदक प्राप्त किए हैं। तो इसमें ये पहला बिल्कुल गलत हो गया। इसमें क्या होगा ना, मेडल्स जो हैं सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय में नहीं, नेशनल प्लस इंटरनेशनल, मतलब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों में पदक प्राप्त किया हो उनके लिए ये स्कीम काम करेगी। तो स्टेटमेंट 2 क्या है, कार्यक्रम प्रतिभागियों की शैक्षिक योग्यता के आधार पर प्रशिक्षण के विभिन्न स्तर प्रदान करता है और इसमें स्वगति से सीखना और ऑन ग्राउंड प्रशिक्षण दोनों शामिल हैं। तो ये सत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका, ओनली 2। ठीक है, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग प्रोजेक्ट नमन ऑफ इंडियन आर्मी। तो यह वायनाड में भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों के एक बचाव अभियान है। क्या ये सत्य है? नहीं। यह गुजरात के सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में एक अभियान है जहां लगातार भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थितियां बनी हुई। ये भी गलत है। इसे रक्षा पेंशन भोगियों और उनके परिवारों को समर्पित सहायता और सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो यही सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा प्रोजेक्ट नमन के लिए। तो भारतीय सेना ने प्रोजेक्ट नमन का पहला चरण शुरू किया, ये अभी न्यूज़ में आया था। ठीक है, तो प्रोजेक्ट नमन को रक्षा पेंशन भोगियों, दिग्गजों और उनके परिवारों को समर्पित सहायता और सेवाएं प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह स्पर्श पेंशन प्रशासन रक्षा प्रणाली डिजिटल पेंशन प्रणाली पर केंद्रित है जिसका उद्देश्य पेंशन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है। भागीदारी और कार्यान्वयन इस परियोजना में भारतीय सेना के दिग्गजों के निदेशालय, कॉमन सर्विस सेंटर, ई-गवर्नेंस इंडिया लिमिटेड और HDFC बैंक लिमिटेड के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन है। तो प्रोजेक्ट नमन के बारे में आपको ये सारी बातें पता होनी है। चलो, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिफेंस और इंटरनेशनल रिलेशन के जो
क्वेश्चंस होंगे अगस्त महीने के, वो सब कवर करेंगे। सो हैव अ गुड डे एंड थैंक